सर हमारा टॉपिक स्मार्ट वर्क से रिलेटेड है। हमारी सबकी एज अभी 20-22 के अराउंड ही है, तो हमारा टॉपिक ये है कि किस तरीके से हम स्मार्टली प्लान कर सकें अपने करियर को, ताकि हम वेस्ट ना करें अपना टाइम। क्योंकि मैंने भी पहले बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बट फिर चेंज हो गई, फिर अगेन चेंज हो गई, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो इट स्टिल कीप्स चेंजिंग। तो आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू बेटर, एंड वी ऑल वांट टू कि हम स्मार्टली किस तरीके से प्लान कर सकें एंड एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से रियलिस्टिक रख सकें। बहुत ज़्यादा एकदम से फ्यूचर में भी ना सोचें, क्योंकि मैं करती हूँ ऐसा, इसीलिए दैट इज़ आवर टॉपिक स्मार्ट वर्क इन रिगार्ड विद करियर। Got it. Sir, I think we should learn from people who are experienced. मतलब not only from their successes but also from their failures. But then the problem arises कि हम लोग how do we find the right kind of people to learn from? फ्रॉम माई ओपिनियन से स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने केसेस में, क्योंकि स्मार्ट वर्क मतलब अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे सिर्फ और सिर्फ अगर उसको स्मार्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे या उसकी प्रोबेबिलिटी और ये सब चीज़ें नहीं चेक करेंगे, तो इट्स ऑब्वियस कि वो चीज़ वर्क कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो हमें स्मार्ट वर्क भी काउंट में लेना पड़ेगा एज वेल एज हार्ड वर्क। जो टॉपिक है दैट इज स्मार्ट वर्क रिलेटेड टू करियर। तो आपके हिसाब से करियर में स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या? सर स्मार्ट वर्क मतलब हम हर चीज़ को अकाउंट में लें होलिस्टिकली, सिर्फ एक चीज़ को एस्पेक्ट में ना रखें। जैसे अगर हम करियर के बारे में बात करें तो मोस्टली पेरेंट्स वगैरह भी क्या बोलते हैं कि उसी सेक्टर में जाओ जहाँ पर ज़्यादा पैसा है, विच मेक्स सेंस, इट इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर स्मार्टली देखा जाए तो मेरी नज़र में स्मार्ट वर्क इन रिगार्डिंग टू करियर इज़ कि जहाँ पे आई कैन एक्सप्लोर माई कैपेबिलिटी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि आई एम मोर ऑफ अ मतलब फ्री एक्सप्लोरिंग पर्सन। तो मैं कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जहाँ पे मेरी ग्रोथ भी हो, जहाँ पे मैं फाइनेंशियली भी अच्छा कर सकूँ, एंड जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिले एंड मुझे किसी और के अंडर ना हो काम करना पड़े। तो ये करने से आपको कौन रोक रहा है? बिकॉज इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? मतलब जैसे कि जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड होते हैं ऑलरेडी लोग, तो एक वो ना फर्स्ट गेनर एडवांटेज हमेशा उनके पास ही रहता है। तो अभी जैसे मैं जिस फील्ड में हूँ, इफ़ आई कैन क्रिएट अ स्टार्टअप रिगार्डिंग दिस कि मैं डिजिटली पेशेंट्स को कनेक्ट कर सकूँ विद ऑल द रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट विच आर ऑलरेडी इन द मार्केट। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी, जितना मैंने स्टडी करा है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस फील्ड को कैपिटलाइज कर रही हैं। तो आई थिंक कि वहाँ पे मैं उनसे कैसे कम्पीट कर पाऊँगी? वो ऑलरेडी जो आए हैं ग्रेजुएट्स हैं, दे हैव सो मच ऑफ नॉलेज मोर देन मी। स्मार्ट वर्क का जो सबसे पहला बेसिस होता है ना, वो होता है कि आपकी पहले खुद एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस फील्ड में। जैसे अभी एकदम से आप अगर इतना बड़ा कुछ सोचने लग जाओगे तो आपका वो बैकग्राउंड तो है नहीं। आप कह रहे हो कि मैं सारे फिजियोथेरेपिस्ट को कैसे आपस में कनेक्ट करूँ, और बहुत लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो यही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, और उनकी टीम बहुत बड़ी है। मतलब हज़ारों लोगों की टीम है जो वहाँ पर काम कर रही है और उनको पता नहीं कितनी फंडिंग मिल चुकी है ऑलरेडी। तो जिसको आप परस्यू करने वाले हैं उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और अगर आप अपने रिसोर्सेज को देखेंगे तो आपके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ कर सके। रिसोर्सेज में सिर्फ ऐसा नहीं आया, आपकी नॉलेज भी आ गई, एक्सपर्टीज भी आ गई, स्किल भी आ गई, बहुत कुछ आ गया। अगर आप टेक बैकग्राउंड से होते तो मैं कहता हाँ ऐसा कुछ करो, बट योर बैकग्राउंड इज कि अभी आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, राइट? अगर आप अपनी फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक्चुअल में जब काम करते हैं फील्ड में, तब आपको रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जो लोग फेस कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एक फिजिकल थेरेपी जब चाहिए तो कोई एक पर्सन होना चाहिए, ऑनलाइन से सब कुछ नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कहीं पे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है नेक में, बिकॉज यूर अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप अच्छे से समझते हो कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जहां पर के उसको पहले डायग्नोज करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना होगा, तो वो काम ऑनलाइन या फोन पे नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सब ऑनलाइन कर रहे हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में या सब उसी की बात कर रहे हैं तो हम भी उधर ही दिमाग लगाने लग जाए। दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब क्या? पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपने रिसोर्सेज क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ। थिंक अबाउट डूइंग समथिंग जहां पे पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड। सबसे पहले ये समझ लो जो भी आप करने वाले हो, क्या वहां पे पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है या नहीं है। आपने एक बात क्लियर कट बोल दी कि भाई मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना है, मतलब मेरे को जॉब नहीं करनी, तो अपना कुछ करना है। तो अब अगर इस फील्ड को आप देखो, दैट इज फिजियोथेरेपी, कितनी पॉसिबिलिटीज है? क्या लोगों की बॉडी में प्रॉब्लम है या नहीं है? सर बहुत है। बहुत है। क्या वो टाइम के साथ साथ बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? बढ़ने वाली है सर। क्या ये एक बहुत बड़ी मार्केट नहीं है? यस सर। और यहाँ पे सबके लिए जगह है।
ऑनलाइन के लिए भी, ऑफलाइन के लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी। बस ये समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली जो पेशेंट है उसको क्या चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी वो रिलीफ कैसे देना है। राइट सर। अगर आप पेशेंट्स की साइकी को समझोगे तो आपको ये समझ आएगा कोई भी पेशेंट कुछ भी करना नहीं चाहता है। वो कहता है आप कर दो जो भी करना है, फटाफट से ठीक कर दो मुझे। तो आप अगर उनको बताओगे भी ना आपको ये करना है, वो करना है, अगले 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, कोई नहीं करता। 100 में से कोई एक आध होगा जो एक्चुअल में उन एक्सरसाइजेस को करेगा। जैसे ही उसका दर्द में थोड़ा रिलीफ आया, सब बंद। तो ये साइकी हो गई, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उससे रिलेटेड ही आप कुछ सोचो, उनकी साइकी को आप समझो, फिर जो आपकी नॉलेज है, आपकी डिग्री है, आपका एक्सपीरियंस है, उसको यूज करो एक स्टोरी क्रिएट करने में। बिकॉज ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट टेलिंग अ स्टोरी, क्रिएटिंग अ स्टोरी, एंड द स्टोरी हैज टू बी रियल। वो नकली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप शुरू करने से पहले ही फेल हो जाओगे। तो एक रियल स्टोरी क्या, मैंने कॉलेज से फिजियोथेरेपी करी, उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस करी तो ये प्रॉब्लम आई, फिर मैंने इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और इस तरह के सॉल्यूशंस ट्राई करे। उसमें से ये सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन था जो कि काम कर गया और पेशेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो नहीं हो पा रही थी, जिससे उनको टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा था और जिससे वो मुझ पर डिपेंड हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो मेरे पे डिपेंड ही ना हो। देन मैंने रिसर्च करी ग्लोबली, फिर मुझे पता लगा अच्छा साउथ कोरिया में या जापान में एक कंपनी है जिसने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। देन वो प्रोडक्ट मैं वहां से यहाँ पर लेकर के आई और इसमें करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, दैट इज व्हाट यू वांट, वो ही है इसके अंदर कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इस पे लेट गए और उसके बाद में आपने ऑन कर दिया, इंफ्रारेड उसमें से रेज निकलेंगी और वो आपके पेन को, आपकी जो स्टिफनेस है, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज कर देगी। सर ऐसी मशीन्स तो हैं, जिसको आप मशीन कह रहे हैं, इस तरह के बेड्स होते हैं जो बेड के ऊपर ही रखे जा सकते हैं। मेरे पास भी है। आपके पास भी है, तो क्या यहाँ पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? सर ये थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, मतलब ये प्रोडक्ट बेस्ड उसमें चला गया। देखो यही होता है गड़बड़। हम क्या करते हैं, पहले अपने माइंड को बहुत नैरो डाउन कर लेते हैं, फिर हम उसमें फंस करके रह जाते हैं, फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और जब प्रैक्टिकली करोगे तब आपको पता लगेगा इसको करने में क्या प्रॉब्लम है। रोज एक नया चैलेंज आएगा, रोज एक नई प्रॉब्लम आएगी, आपको फटाफट से अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आइडिया को चेंज करना होगा, हर चीज को चेंज करना होगा। बट एक ब्रॉडर विजन माइंड में होनी चाहिए कि अगर ये क्लिक कर गया, एक बार इस बिजनेस मॉडल को हमने क्रैक कर लिया, तो यहां पर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आइडिया खुद मेरे माइंड में आया था, बट मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है पैसा वैसा कमाने में, तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया। इनफैक्ट आज से 8 साल पहले मैंने अपने एक सेशन में बात करी थी डिटेल में एयर प्यूरिफायर्स के बारे में। तब किसी ने सुना भी नहीं था एयर प्यूरिफायर नाम की कोई चीज होती है इंडिया में। आज तो सब कर रहे हैं। आज सब कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं उसमें। सोचो 8 साल पहले जिसने शुरू किया होता आज वो कितना पैसा कमाता, क्योंकि आज उसका ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका होता। अब मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में इस तरह के डिवाइसेस बहुत तेजी से बिकने वाले हैं, जिससे कि आपको जो एक्स एंड पेन्स है बॉडी में, उससे इमीडिएट रिलीफ आएगा बिना किसी की हेल्प के। मतलब आपको किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना है घर पे या कहीं जाना नहीं है, क्योंकि घर पे जब आप बुलाते हो किसी डॉक्टर को तो पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, उनके पास जाते हो तो टाइम वेस्ट होता है, तो दोनों तरफ से लॉस हो रहा है ना। राइट। तो कुछ ऐसा जहां पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपके घर पे बेड है, वहां पे आपने उसको फोल्ड को खोला, लगाया, या वो वहीं पे पड़ा हुआ है, 15 मिनट के लिए जाकर के लेट गए, उठे, ठीक हो गए। या कोई डिवाइस है वो लगाया, फटाफट से लगाया, ठीक हो गए। तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट दिस ऑटोमेशन। इसमें एआई भी आएगी आने वाले टाइम में, आ चुकी है काफी जगह पर, और वो डायग्नोज कर लेगी कि आपकी बॉडी में कहां पे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो फ्यूचर इज दिस। तो पहले तो फ्यूचर को देखो। अगर उसको हम देख पाते हैं और उस डायरेक्शन में आज से काम करना शुरू कर देते हैं, और आपका दिमाग ये कहता है कि अब मेरे को ब्रांडिंग को समझना है, ब्रांडिंग क्या होती है, कैन आई क्रिएट अ ब्रांड इन दिस स्पेस एंड टेल अ स्टोरी। क्योंकि ब्रांड तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, बट उनके पास में स्टोरी नहीं है ना। आपके पास में स्टोरी है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने में या अवार्ड्स मिलने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी 2-3 साल 4 साल। यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, ये वो, ये सुनने में अभी बड़ा लग रहा होगा, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। तो सिर्फ फिजियोथेरेपी सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब भी सीखनी होगी, और अपने दिमाग को खुला रखना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कहीं भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है।
अगर मेरे माइंड से देखोगे, मेरे एंगल से देखोगे, कितना आसान है इस बिजनेस को करना, उसकी कोई हद नहीं है। आपको एक अच्छी सी हेडलाइन क्रैक करनी है, उस हेडलाइन को आपने कहीं पे ऐड दिया, मानो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे, वहाँ पे, फेसबुक पे। आजकल तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी आसान हो गई है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे नहीं हैं, मिड लेवल पे हैं, वो आपसे बार्टर कर लेंगे। मानो ये प्रोडक्ट आप 15,000 का बेच रहे हो, बट आपकी कॉस्ट आ रही है 5,000 की, तो आपको तो 5,000 रुपये लगा ना। और उनकी मार्केटिंग के थ्रू अगर आपके 2 प्रोडक्ट भी बिक गए तो आपने तो कमा लिया 20,000 रुपये। तो प्रोडक्ट आपने उनको फ्री में दिया, उन्होंने उसके बारे में बोल दिया और आपका ब्रांड आगे बढ़ गया। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। और एडवर्टाइजिंग बहुत सस्ती हो चुकी है आज की डेट में। बस एडवर्टाइजिंग में एक ऐड को क्रैक करना होता है, इतना आसान होता है बिजनेस। बट ये जो मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट श्योर कैसे आप समझ पाओगे इस चीज को, क्योंकि मैं बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, आप उसको देख ही नहीं पाओगे। बिल्कुल ऐसा है, मैं किसी जगह पर होकर के आ चुका हूँ, या मैं उस जगह पर हूँ और मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुनोगे, आप कहोगे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नीला आसमान, सफेद बादल, बर्फ के पहाड़, हरियाली चारों तरफ, अच्छा ऐसा होता है स्विट्जरलैंड। अभी सब आपके माइंड में है, बट मैं कोशिश कर सकता हूं आपको वो बताने की जो मैं देख रहा हूं। बिजनेस इतना आसान होता है जिसकी कोई हद नहीं है। बेसिक साइकी को समझना होता है जो हमारा कंज्यूमर है, और उसकी साइकी के अकॉर्डिंग जैसे ही एक ऐड क्रैक हो जाती है, उसको सिर्फ स्केल अप करना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल। मेरी सिस्टर ज्वेलरी डिजाइनर है, तो वो एक एडवर्टाइजिंग को क्रैक करने की कोशिश कर रही थी बहुत टाइम से। अभी कुछ दिन पहले उसका फोन आया कि भाई एडवर्टाइजिंग क्रैक हो गई। मैंने कहा क्या किया? तो वो अलग अलग चीजें ट्राई कर रही थी। उसने एक ऐड दिया, उसमें लिख दिया बाय 1 गेट 1 फ्री। तो उसके एक स्पेशल नेकलेस है जो पर्ल के बने हुए हैं, उसने ये दिया, और एक ऐड के थ्रू ऑन एन एवरेज 1 से 2 कन्वर्जन हो रही है, और एक कन्वर्जन में मार्जिन है 500 रुपए का, वो फ्री देने के बाद भी। तो कॉस्ट आई 50 रुपए एडवर्टाइजिंग की, और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाल दो 200 रुपए, उसके बाद भी 500 रुपए बचता है। उसने पूछा कि अब मुझे कितनी ऐड करनी चाहिए? मैंने कहा जितनी करनी है कर, जब तक कि रिस्पॉन्स आना बंद ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स, अब उसको सिर्फ बजट को ट्वीक करना है। ये पता है ना पीछे एक एडवर्टाइजिंग का बजट होता है। यस। अगर वो अभी है 100 रुपए पर डे, तो उसको बढ़ा करके देना है 500 रुपए पर डे। 500 रुपए अगर जाएगा तो 5,000 वापस भी तो आएगा एक दिन का। फिर जब और रिस्पॉन्स आने लगे तो 1,000 रुपए पर डे कर दो, फिर 2,000 कर दो, फिर 20,000 कर दो, फिर 50,000 कर दो। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का यही फायदा है, इट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, इट इज नॉट ब्रांडिंग। मुझे बोलने में कई बार बड़ा अजीब भी लगता है, आपका टाइम मेरा टाइम, बट मेरे टाइम में मैं जब ऐसा कुछ बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। सर आपके बच्चे जितने ही हैं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे जितने नहीं हो, इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। सो क्या होता था मेरे टाइम में, डायरेक्ट मार्केटिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, या थे भी तो बहुत कम थे। एक होती है डायरेक्ट मार्केटिंग, एक होती है ब्रांडिंग। जैसे न्यूज़पेपर्स में जो करते हैं, टेलीविजन में जो करते हैं, वो ब्रांडिंग होती है, उसके लिए अरबों खरबों रुपया चाहिए होता है। पर डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है? गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब पे जो होता है उसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। उसकी खास बात क्या है कि वो अपना पैसा खुद निकालती है ऐड, तभी ये कंपनी चल रही है। सोचो अगर आपने ऐड दी किसी भी इस प्लेटफॉर्म पर, आप ब्रांडिंग के लिए तो नहीं दे रहे, ब्रांडिंग के लिए तो आप टेलीविजन में जाओगे ना, क्योंकि इंपैक्ट तो वहां आएगा। न्यूज़पेपर में जाओगे, ट्रस्ट वहां आएगा, ट्रस्ट और इंपैक्ट वहां है। तो लोग ऑनलाइन में क्यों आते हैं? रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स को मेजर किया जा सकता है। तो अगर आपने पैसा लगाया और आपने पैसा कमाया जितना आपने ऐड में लगाया, तभी आप दोबारा लगाओगे। तो आपको क्या लग रहा है इन कंपनीज की रेवेन्यूज इतनी कहां से आ रही है? सिर्फ उनकी वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है, उनकी रेवेन्यूज भी बहुत ज्यादा है। मतलब उनकी रेवेन्यू एक साल की अगर रुपए में बात करी जाए तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू है एक एक कंपनी की। ये कहां से आ रही है? ये 1 लाख करोड़ रुपए उनको कौन दे रहा है? क्यों दे रहा है? आपके जैसे लोग ही तो हैं। वो 1 लाख करोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो 1 लाख करोड़ इनको दे करके आगे 10 लाख करोड़ कमा रहे हैं। आया समझ में? तो Yes, sir. आज की डेट में बिजनेस करना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है, बस क्रैक होने की देर है। क्रैक का मतलब क्या है? आपने 50 रुपए ऐड में लगाया, अगर 50 लगा करके आपने 100 भी कमा लिया या 200 भी कमा लिया और उसको रिपीट कर रहे हैं और वो बार बार कमा पा रहे हैं, ये नहीं कि 1-2 बार तो कमा लिया लेकिन बार बार नहीं कमा पा रहे, मतलब अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक ये चलता ही चला जा रहा है, तो समझ जाओ आपने कुछ बहुत बड़ा क्रैक कर लिया लाइफ में। अब यहां से जो होगा उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, गोवा जाकर के बैठ जाना है, बाकी की अपनी टीम हैंडल करेगी। क्लियर हुआ स्मार्ट वर्क क्या होता है? यस।
आज के टाइम में इतना आसान हो गया है सब कुछ जिसकी कोई हद नहीं है। और सर एक और चीज़ इसमें ना, एक चीज़ और बीच में आती है, आई डोंट नो व्हाई, सेल्फ इमेज आ जाती है कि लाइक पता नहीं कह सकते कि मैं कैसे करूँगी, लाइक यू नो खुद हाँ, को तो ही अगर डाउन इस इमेज को तोड़ना है तो उसका एक तरीका है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, मान लो टॉप 100 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी स्टोरीज हैं ऑनलाइन, जा करके पढ़ो। आपसे भी बहुत नीचे वाले बैकग्राउंड से वो लोग निकली हैं और आज पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। तो वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती? सर बिजनेस में कंसिस्टेंसी कैसे आती है? बिजनेस में कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी सैलरी में होती है, जॉब में होती है, क्योंकि वहां पे आपको श्योरिटी है कि मुझे महीने के एंड में इतना पैसा तो आएगा ही आएगा। बिजनेस में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। जैसे बहुत लोग हैं वो फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते हैं, इंडिया में है लेकिन यूएस में टारगेटिंग करते हैं, तो उनकी एड्स ब्लॉक हो जाती है, एड्स बैन हो जाती है। एक महीने उन्होंने कमाया 1 लाख रुपए, अगले महीने 0। तो ये बिजनेस मॉडल इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि अब आप किसी पर डिपेंड हो गए हो। बट अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो दैट इज वेरी स्टेबल इफ यू आर इन अ लेजिटिमेट बिजनेस जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कोई इलीगल काम कर रहे हो तो फिर वही होगा कि बार बार एड ब्लॉक होगी, ये होगा वो होगा। बट अगर कोई सिंपल काम कर रहे हो, सिंपल सा कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हो ऑनलाइन, तो एड क्यों ब्लॉक? उसमें से 9 फेल हो गई, 1 क्रैक हो गई, तो आप समझ जाओ कि अब आपकी लाइफ काफी हद तक स्टेबल है। स्टेबिलिटी अगर आप और चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको क्या करना होगा कि बिजनेस में इस बात को हमेशा याद रखना होगा मेरी, कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो जो पैसा आया एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है। मेरा एक दोस्त होता था, उसने एक हरकत करी थी, वो मेरे दिमाग में अभी तक छपी हुई है अच्छे तरीके से। मैंने एक इमिग्रेशन में बात करी थी इसके बारे में। उसने कहीं से थोड़ा बहुत पैसा लगाया और कमा लिया। उन्हें होती गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले आपसे 1 लाख रुपए देंगे, आपको 2 लाख दे देंगे, फिर 2 लाख लेंगे, फिर 4 लाख दे देंगे, फिर आप उसमें और पैसा लगा दोगे इधर उधर से लेकर के, फिर आपके इकट्ठे 20-30 लाख रुपए चले जाएंगे और वो बंदा गायब। तो इन चक्रों में वो फंस गया था। तो वो मेरे पास में आया था, उस वक्त मैं अच्छा कमा रहा था लेकिन मैं शुरू से ही डाउन टू अर्थ रहता हूँ। सेकेंड हैंड एक गाड़ी में घूमता था, मैं बड़ा सा लाइफ जीता था अपना, नॉर्मल अच्छा कमाता था लेकिन बाहर से बिल्कुल सिंपल, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाता था। मतलब बिजनेस से पैसा कमाया, बिजनेस में लगाया, अपने ऊपर नहीं खर्चा ना। तो वो आया मेरे पास में अपनी एक नई गाड़ी लेकर के और मुझे कहा, बैठ। कहता, भाई संदीप, तू जो कर रहा है ना, तू जो करता रहा ना, तो तू वहीं का वहीं रह जाएगा, तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। आ जा मेरे साथ में, देख मैं क्या करूँगा। मैंने कहा, क्या कर रहा है भाई, बता। मेरा दिमाग हमेशा खुला रहता है, तो मैंने उसे समझा। तो जब उसने सारा समझाया तो मैंने कहा ये तो भाई बंद होने वाला मामला है, ये तो खत्म हो जाएगा। कहता, अरे तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि मेरी ये बात हमेशा याद रखना, गांठ बांध लो इस बात को कि जब भी बिजनेस करो उसमें से पैसा जोड़ लो, ताकि जब वो बिजनेस ना चले या कभी डाउन जाए तो आपके पास में कुछ बैकअप प्लान हो। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने बिजनेस से 20 लाख रुपए कमाया, अब मैं पता नहीं क्या हूं, और वो देखो मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे लोग करने लग जाते हैं, वो बेवकूफी की निशानी है। तो आपको क्या करना है, 20 लाख कमाया, उस 20 लाख में से 10 लाख रुपए साइड करो और उसको लगा दो कहीं सेफ जगह पर। तो आपको पता है कि मरे से मरा अगर मेरा बिजनेस बंद भी हो गया तो मेरा महीने का खर्चा इतना है, तो इतना तो यहां से आ जाएगा। तो अब आप स्टेबल होते चले जा रहे हो और फाइनेंशियली फ्री होते चले जा रहे हो। फालतू खर्चा नहीं करना है। अमीर कौन है जिसके खर्चे कम है, यानी खर्चे बहुत कम, कमाई बहुत ज्यादा, उसको अमीर बोलते हैं। अब ये बहुत की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपकी कमाई है 1 लाख रुपए महीना और खर्चा है 10,000 रुपए महीना, तो आप बहुत अमीर हो। बट आपकी कमाई है 10 लाख रुपए महीना और खर्चा है 9 लाख रुपए महीना, तो आप बहुत गरीब हो, क्योंकि जब वो 10 लाख बंद होगा तो आप 9 लाख के नीचे आ जाओगे। यू गॉट द आंसर। स्टेबिलिटी कैसे आती है बिजनेस में? बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है पैसा जोड़कर। जब अच्छा टाइम हो पैसा जोड़ लो ताकि बुरे टाइम में काम आ जाए, सिंपल। और अगर आप इतना पैसा जोड़ पाए बिजनेस में से कि अब चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बिजनेस पे डिपेंड नहीं हो अपना खर्चे के लिए, अब आप फाइनेंशियली फ्री हो। बट इतना पैसा अगर आपको जॉब से जोड़ना है तो अनलेस एंड अनटिल कि आप किसी टॉप कॉलेज से निकले हो और किसी टॉप कंपनी में काम कर रहे हो और आपका पैकेज बहुत ज्यादा है, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। एक एवरेज जॉब में ये पॉसिबल नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यानी कुछ टाइम में 5-10 साल में इतना पैसा जोड़ लेना कि अब अगर आपका खर्चा है महीने का 50,000 रुपए, तो लाख रुपए महीना तो इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है, कि अगर सब कुछ बंद भी हो गया बिजनेस तो आपको टेंशन नहीं है। सर व्हाट अबाउट कंपटीशन? कंपटीशन
उन लोगों के लिए होता है जो समझदार नहीं होते हैं, और उन लोगों के लिए बिजनेस होता ही नहीं है। देखना, ध्यान से समझना, एक है बिजनेस ऑफ सेलिंग एन आइटम, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, एक है बिजनेस ऑफ सेलिंग अ ब्रांड। तो जो ब्रांड बेच रहा है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। चॉकलेट मैंने बोला, सुनते ही माइंड में सबसे पहला ब्रांड कौन सा आया? कैडबरी। चॉकलेट मतलब कैडबरीज। तो अब उनके लिए क्या कंपटीशन है? अगर आप या मैं उनसे बेटर चॉकलेट निकाल देते हैं मार्केट में, जिसका टेस्ट उससे बेटर है, सब कुछ उससे बेटर है, क्या हम उतने बड़े लेवल पे काम कर जाएंगे? फर्क क्या है? उन्होंने एक कैटेगरी की एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसको बोलते हैं माइंड स्पेस ब्रांडिंग की लैंग्वेज में। कि चॉकलेट मतलब ये, पानी मतलब ये, सर्च मतलब गूगल। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो? रोबोटिक थेरेपी मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ ए ब्रांड? वो आना चाहिए। फिजियोबॉट, व्हाई नॉट? ऐसा बॉट जो कि एआई के बेस पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेंगे आपकी बॉडी में कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके सॉल्यूशंस इमीडिएट निकालेंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इस स्पेस में आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ते हो कि ब्रांड एक दो दिन में नहीं बनता है, बट मे बी 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद एक ऐसा ब्रांड होगा कि जैसे ही वो नाम लिया जाएगा इमीडिएटली आपका नाम माइंड में आएगा। तो अब आपका कोई कंपटीशन नहीं। जैसे आप इस स्पेस में नहीं हो तो आपको नहीं पता है, लेकिन वैसे अगर कोई एडवर्टाइजिंग स्पेस में है, उससे जाकर के पूछोगे इंडियन इमेजेस मतलब, तो एक ही नाम आएगा, दूसरा कोई नाम आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमने उनका माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स आए जिन्होंने हमारे जैसा कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें से कोई भी एक भी प्लेयर दूर दूर तक वो नहीं कर पाया जहां पर अभी हम हैं। वी आर लार्जर देन ऑल अदर प्लेयर्स पुट टुगेदर इन द मार्केट। कुछ प्लेयर्स हैं उनको तो हमने एक्वायर ही कर दिया है। सर इसका मतलब सर आपकी एक ब्रांड इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस, तो बाकी जो ब्रांड है वो तो मतलब आपसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? सोचो, क्योंकि हम सबसे पहले नहीं आए इंडस्ट्री में, हमसे पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स बैठे थे। मतलब हम सबसे पुराने नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाप दादा का बिजनेस है कि वो चला आ रहा है 50 साल से और इस वजह से हम इतना आगे बढ़ गए। अरे इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ भी बेचा। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बता सकता, बट शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश करी, तो माइंड में क्या आया, ये क्या करते हैं, ये सब कुछ ही बेचते हैं, तो वो ब्रांड नहीं हुआ ना। उन्होंने ये गलती कर दी। हमने क्या किया, डे 1 से जब हमने लॉन्च किया तो हमने देखा मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप क्या है? क्रिएटिव इमेजेस विद इंडियन फेसेस। ये कोई नहीं कर रहा है। एडिटोरियल है, ये अलग अलग सेगमेंट होती है। एक एडिटोरियल एक सेगमेंट होती है। एडिटोरियल मतलब समझ गए, जो न्यूज़पेपर्स में इमेजेस छपती है वो सब एडिटोरियल है। तो हम कभी एडिटोरियल में घुसे ही नहीं। एक होती है फॉरेन इमेजेस, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे वो फॉरेन भी बेच रहे थे, इंडियन भी बेच रहे थे, तो क्लाइंट कंफ्यूज हो गया, तो वहां पर भी वो माइंड स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। समझ गए प्रॉब्लम? हमने क्या किया, सिर्फ एक कैटेगरी पे फोकस किया, मतलब नैरो डाउन कर दिया। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट जब आप ब्रांडिंग को बारीकी से समझोगे तब आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बिजनेस को बड़ा करना है तो अपनी कैटेगरी को नैरो कर दो, और ये देखो उस कैटेगरी में, उस पर्टिकुलर कीवर्ड में, उस वर्ड में क्या कोई ब्रांड आता है माइंड में या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपके लिए जगह है, अगर ऑलरेडी आता है तो अब आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। मतलब इस गैप को मैंने डे 1 से देख लिया। हमारे पास में आई फॉरेन कंपनीज, उन्होंने कहा कि आपके पास में यूजर बेस है, आपके पास में क्लाइंट बेस है, अगर आप हमारे कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो तो आपका क्या जाएगा, 50-50% रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा। तो देखो आपकी रेवेन्यू इतने से बढ़ करके इतनी हो जाएगी। तो मैं कहूंगा ठीक है, वहां से मेरे को 20-30 लाख रुपए महीने का आएगा, लेकिन मेरी पोजीशनिंग खराब होगी ब्रांड की, तो मैंने उनको मना कर दिया। एडिटोरियल में जाने से हमारी पोजीशनिंग खराब होगी, तो उधर मैंने मना कर दिया। तो अब हमारी पोजीशनिंग क्या है, बड़ी सिंपल है, क्रिएटिव इंडियन इमेजेस मतलब हम, सिंपल। और इसी पोजीशनिंग पे हम पिछले 15 साल से टिके हुए हैं और आगे भी टिके रहेंगे। ये चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पे हमने माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। ऐसे ही हर सेगमेंट में माइंड स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है। जैसे हमारी फील्ड की बात करी जाए तो सस्ती इमेजेस मतलब ये एक कंपनी है, उसका नाम है शटरस्टॉक, हमारा कॉम्पिटिटर। देखो मजे की बात कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है भी और नहीं भी। नाम के लिए कॉम्पिटिटर है बट एक्चुअल में नहीं है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि कंपटीशन को कैसे खत्म करते हैं,
तो अगर कोई हमारे पास में आकर के बोलता है कि आपकी इमेजेस तो बहुत महंगी है, और बहुत महंगी मतलब एक्चुअल में बहुत महंगी है, क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के लिए है ही नहीं। कुछ बेवकूफ़ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देते हैं कि सर ये जो आप कर रहे हो ना अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो। मैंने कहा बे खच्चर, तेरा अंकल भी अफोर्ड नहीं कर सकता जो हमारी जो प्राइसिंग है उसको। ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए है, जो टॉप के जो ब्रांड्स हैं बस उनके लिए है, क्योंकि हमारी एवरेज जो प्राइसिंग है एक इमेज की दैट इज 20,000 रुपीज। शटर स्टॉक कितने की बेच रहा है हमारा जो कॉम्पिटिटर है? आपके हिसाब से कितने की बेच रहा होगा वो हमारा कॉम्पिटिटर है? इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन। 500। आप बताओ आपके हिसाब से। सर मेरे दिमाग में 10 रुपये आया था। आप काफी पास हो। सर मे बी 500 और 1000 करीब। वो ऑन एन एवरेज एक इमेज बेचता है 50 रुपए की, और हम कितने की बेच रहे हैं? 20,000 रुपए की। फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारी टारगेट सेगमेंट क्या है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम हिट कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। मतलब बाकी सबको हमने ना कर दिया। अब जो बेवकूफ आदमी होगा जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग चलेगा वो क्या कहेगा? अच्छा वो इतना कर रहा है ना, उसके अंदर जेलसी आएगी, मैं भी अब एक सस्ते में ये निकाल दूंगा। जैसे उसने ये किया उसकी पोजीशनिंग खराब हो गई। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। वॉल्वो का नाम सुना है? वॉल्वो किस लिए जानी जाती है? परफॉर्मेंस? नहीं, दैट्स बेसिकली नोन फॉर सिक्योरिटी। उन्होंने अपने आप को जो पोजीशन किया था ना वॉल्वो एज अ ब्रांड कि सबसे सेफ गाड़ी है हमारी, कि अगर आप इसमें रहोगे तो आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आया जब उनके वहां पे किसी नए सीईओ ने आकर के नए अपना दिमाग लगाया कि देखो मार्केट में ये लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम स्पोर्ट्स सेगमेंट में एंटर करें। जबकि स्पोर्ट्स कार मतलब कुछ और ऑलरेडी माइंड में आ जाता है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या आया माइंड में? जल्दी से बोलो। लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी और फेरारी। वो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई करी हुई थी। वॉल्वो उस स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा, तो अब वॉल्वो ना इधर करा ना उधर करा। फिर उनको अपनी पोजीशनिंग ठीक करनी पड़ी, तब जाकर के उनकी सेल्स वापस से पिकअप हुई। तो पहले ये समझना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, फिर उस पर स्टिक रहना होता है तब तक जब तक कि पूरी तरह से वो गड़ नहीं जाता है लोगों के दिमाग में। जब तक उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आपने पूरी तरह से अपने बिजनेस से रिलेट नहीं कर दिया। सर फिर एक्सपेक्टेशंस अगर हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो होती है ना। अगर वो बिजनेस फेल हुआ या कोई भी करियर हुआ, कुछ भी फेल होगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस हर्ट करेगी फिर हमको। प्रॉब्लम ये नहीं है बॉस कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट करेगी। प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर बिजनेस फेल हुआ तो घर पे जूते पड़ेंगे और पैसे डूब जाएंगे। करोगे क्या? खाओगे कहाँ से? प्रॉब्लम ये है कि शादी कैसे होगी। ये रियल प्रॉब्लम्स है। एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गई तो हो गई, उसमें क्या फर्क पड़ता है? रो लो थोड़ा सा, समझ गए? तो प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो कभी भी ये मत समझो कि लाइफ में एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए बट रियलिस्टिक होनी चाहिए। पहले आप अपनी पर्सनालिटी को समझो। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी इनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग हो क्या सकता है बिल्कुल अलग है। वो आपके बात करने के स्टाइल से, बोलने के स्टाइल से ही पता लग रहा है। हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका जो पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, आपके लिए आसान होगा एक जॉब करना, और हो सकता है आपके लिए आसान होगा एक बिजनेस करना, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो पहले उसको समझो, फिर लाइफ में आगे बढ़ो। ये नहीं कि मेरी बातें सुनी है, किसी की भी बातें सुनी और एक्साइटेड हो गए और एकदम से ये करने लग गए। जॉब में भी वही फंडा है जो मैंने कहा, खर्चे कम रखो, काम पे फोकस करो, कमाई बढ़ाने के दिमाग लगाओ और कमाई बढ़ाते जाओ। जवाब मिला आपको आपके इस क्वेश्चन का? तो एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए बॉस। आप कुछ कर रहे हो और अगर एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशंस कभी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहे हो तभी तो काम कर रहे हो। कुछ बिना एक्सपेक्ट करे करोगे तो क्या काम करोगे? कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लग जाओगे। रियलिस्टिक मतलब क्या? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ना पॉजिटिव होनी चाहिए एक्सपेक्टेशंस, बहुत लोग इसके फेवर में हैं। वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को ग्रीड बोलते हैं। तो जिस इंसान के अंदर ग्रीड होती है, लालच होता है, उसको बेवकूफ बनाना 1 सेकंड का काम है। और जिनके अंदर डर है, वो क्या हो गई? नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। डर, अरे डरना क्या है? अगर आप ढंग से प्लानिंग के साथ में कोई काम करोगे तो डर क्यों रहे हो? ये बिल्कुल ऐसा है, मैं बाइक चला रहा हूँ, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ हो सकता है, बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग मरते हैं, तो हेलमेट लगाओ ना। और ज्यादा सेफ होकर के चलना है तो यहाँ पे भी गार्ड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, और बहुत तरह के गार्ड्स होते हैं, वो लगा लो। स्मार्ट वर्क आपको क्लियरली समझ आया क्या होता है? तो मैंने करियर में भी एक एस्पेक्ट को आज टच किया है स्मार्ट वर्क के, क्योंकि वही एस्पेक्ट में मेरी मास्टरी है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप मेरे से जॉब के बारे में पूछोगे तो मैं सही इंसान नहीं हूं वो आपको बताने के लिए। वो जो लोग यहाँ पर अभी हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
विश यू ऑल द बेस्ट।